नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। ऐसे में लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के आसार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है। इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में निर्णय की शक्तियां दिल्ली सरकार को प्रदान की थी। आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश जारी होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्षी नेताओं से भी समर्थन मांग चुके हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं बता दें कि इस बिल पर पहले ही मोदी कैबिनेट मुहर लगा चुकी है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इसको लेकर राज्य के अन्य सीएम से समर्थन भी मांग चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का लगातार कड़ा विरोध किया है। इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा। वहीं इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है और लगातार इस बिल के खिलाफ समर्थन मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि आज संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश हो सकता है जिसको लेकर लगातार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बिल पर मोदी कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बिल के खिलाफ समर्थन भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कई राज्यों के सीएम से भी इसको लेकर मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं इस बिल के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने समर्थन मांगा था। आपको बता दें कि आज दिल्ली अध्यादेश पर बिल पेश होने वाला है और लोकसभा में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। आज दिल्ली अध्यादेश पर संसद में बिल पेश हो सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही आज लोकसभा में हंगामे के भी आसार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बात करें तो दिल्ली अध्यादेश पर आज बिल पेश हो सकता है और कहीं ना कहीं लोकसभा में आज हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था उसका विरोध जो है दिल्ली सरकार पहले भी कर चुकी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि दिल्ली सरकार को कि वो अपने अधिकार खुद पास कर सकती है, खुद कानून बना सकती है, उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं नया अध्यादेश लेके आया गया जिसके अंदर जिसको भी ये अध्यादेश के अधिकार दिए जाएंगे वो ही दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकार जो है वो उसी के मान्य रहेंगे। यहाँ पर उपराज्यपाल को वो अधिकार देने की बात की जा रही है और जिस तरीके से इसका विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने को मिला और इसका समर्थन जो है यानी कि सभी पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिल चुका है। क्योंकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, शरद पवार की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर आज संसद के अंदर कहीं ना कहीं ये जो नए अध्यादेश का जो बिल है वो आज पेश किया जाएगा और लगभग दिल्ली कह सकते हैं केंद्र सरकार जो है वो इस देश को पहले ही पास कर चुकी है, मगर आज कहीं ना कहीं इसको कानून का जो कह सकते हैं कि कानून पेश करना है और कानून बनाना है, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आज सदन के अंदर हंगामा जो है वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है और विपक्ष जो है वो इसका कहीं ना कहीं विरोध भी करती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें आज के अध्यादेश की, यानी कि जो भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर लाया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज विपक्ष सदन के अंदर, दोनों ही सदनों के अंदर कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के अध्यादेश को गलत बताती नजर आ रही है, केंद्र सरकार जो है इस अध्यादेश को सही बताती नजर आ रही है। देखना होगा आज ये बिल जो है वो किस तरीके से पास हो पाएगा, या फिर सिर्फ हंगामे की भेंट जो है वो चढ़ता हुआ नजर आएगा। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से पहले भी देखा गया कि इसको लेकर कई बार आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किए गए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इसके खिलाफ विपक्ष से भी समर्थन मांगा गया है, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, तो क्या लगता है जिस तरीके से आज ये बिल पेश होने की बात सामने आ रही है, तो ये बिल पास हो पाएगा या कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है तो इसका असर इस अध्यादेश के जो बिल है इस पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश को लेकर लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट हो चुका है, और पहले भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष का समर्थन मांगा गया था। ममता बनर्जी ने पहले ही समर्थन दे दिया था, शायद नीतीश कुमार ने भी समर्थन दे दिया था, मगर कांग्रेस की तरफ से समर्थन नहीं मिल पा रहा था, मगर बाद में उनका भी समर्थन मिल चुका है। और आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पूरा एकजुट होकर इस अध्यादेश के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा कर सकता है। मगर देखना होगा, सरकार की मंशा यही रहेगी इस अध्यादेश को आज किसी भी तरीके से पास किया जाए, क्योंकि इसे अगर ये बिल जो है सदन के अंदर पेश होता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार इसको कानून बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनाती है, वो प्रक्रिया पास हो जाती है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर बन सकती है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। मगर दिल्ली सरकार जो है वो इसके विरोध जो है वो लगातार करती नजर आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट की तरफ से जो 5 जजों की बेंच है उसको कहीं ना कहीं इसकी कॉपी जो है वो पेश कर दी गई है। अब देखना होगा वो 5 जजों की बेंच जो है वो किस तरीके का निर्णय लेती है, मगर सरकार जो है वो आज किसी भी तरीके से इस अध्यादेश को पास जरूर कराने की पूरी कोशिश करेगी। और देखना होगा विपक्ष कितना हंगामा कर सकता है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से यानी कि पूरी विपक्ष की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, उसको लेकर कितना हंगामा जो है वो आज सदन के अंदर देखने को मिल सकता है। मगर कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष जो है वो आज की सदन की कार्रवाई जो है वो शायद पूरी तरीके से नहीं चलने देगा। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार इसको लेकर समर्थन मांगा है, तो क्या लगता है आज लगभग कितनी पार्टियां इसके समर्थन में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो सकती हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के समर्थन की, तो समर्थन में जो सभी पार्टियों ने लगभग कह सकते हैं समर्थन दे दिया है। नीतीश कुमार की बात करें, शरद पवार की बात करें, या फिर ममता बनर्जी की बात करें, या कांग्रेस की बात करें, सभी ने कहीं ना कहीं समर्थन जरूर दिया है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब जो कहीं ना कहीं लड़ाई है जो वो बिल्कुल देखने को मिल सकती है, और सदन के अंदर बिल्कुल हंगामा देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि विपक्ष के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया जा रहा है इसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर दिल्ली सरकार की मुश्किलें बनती नजर आएंगी, और दिल्ली सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि अगर ये इस तरीके का अध्यादेश दिल्ली के अंदर लागू हो जाता है तो फिर बाकी राज्यों के अंदर भी यही कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की रहेगी। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी बिल्कुल कहा गया था कि ये अध्यादेश जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं सही हाथों में देने की बात की जा रही है। मगर ये देखना होगा कि वाकई में केंद्र सरकार की ये क्या मंशा है और इस अध्यादेश से कितना फर्क पड़ पाएगा। दूसरा, यहाँ पर विपक्ष इस अध्यादेश को क्या पास होने से रोक पाएगा, मगर अगर रोक नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं फिर आम आदमी पार्टी के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, और शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही कहीं ना कहीं दोबारा से खटखटाया जा सकता है। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। विकास और जन कल्याणकारी कार्यों की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर में 5100 जरूरतमंदों के आवास की आस पूरी करेंगे। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में 51.52 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। लाभार्थी सम्मेलन में मुख्यमंत्री 250 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की दर से प्रथम किस्त, 2602 लाभार्थियों को 1.50 लाख रुपए की दर से दूसरी किस्त और 2248 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की दर से तीसरी किस्त की धनराशि
सिंगल क्लिक से लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत गोरखपुर में 43,600 आवास स्वीकृत हैं। इसमें से 35,500 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज लाभार्थी सम्मेलन का गोरखपुर में आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूरतमंदों के आवास की आस पूरी करने वाले हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय के दौरे पर गोरखपुर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह वो जनता दर्शन, जनता दरबार भी लगा सकते हैं और अमूमन हर दौरे पर विकास और जन कल्याणकारी कार्यों की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 5100 जरूरतमंदों के आवास की आस को पूरा करेंगे। अगर 11 बजे की बात करें तो 11 बजे वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में 51.52 करोड़ रुपए की धनराशि को ट्रांसफर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लाभार्थी सम्मेलन में मुख्यमंत्री 250 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की दर से प्रथम किस्त एवं जो 2602 लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की दर से दूसरी किस्त तथा 2248 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की दर से तीसरी किस्त की धनराशि सिंगल क्लिक के लाभार्थियों के बैंक खातों के अंतरित करेंगे। वहीं पीएम आवास योजना के तहत गोरखपुर में 43,600 आवास स्वीकृत है। इसमें से 35,500 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से 8400 आवास 4 माह में स्वीकृति हुए हैं। इन सभी को प्रथम किस्त जारी कर दी गई है। निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जुलाई माह में जिले में करीब 5,522 आवास और स्वीकृत किए गए हैं। योजना के पोर्टल पर इसके अटैचमेंट कार्य चल रहा है। जी, वहीं प्रवीण जी, अगर बात करें जिस तरीके से पीएम आवास योजना के तहत लगातार लोगों के आवास का जो सपना है वो पूरा किया जा रहा है, तो क्या माना जा सकता है आज लगभग कितने लोगों की ये जो आवास की आस है वो पूरी होने वाली है? जी, अभी मैंने बताया कि करीब 2602 लाभार्थियों को आज प्रथम किस्त मिल जाएगी, करीब 2248 लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिल जाएगी और करीब 43,600 लोगों को तीसरी किस्त मिल जाएगी। तो तमाम ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जो बेघर से आज उन्हें घर मिल रहा है और लोग बहुत ही ज्यादा संतुष्ट। वहीं प्रवीण जी, ये जो लाभार्थी सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है, इसमें लगभग कौन कौन शामिल हो सकता है और इस सम्मेलन के लिए अभी तक क्या कुछ अहम तैयारियां की गई हैं? इसी बात अगर तैयारी सुरक्षा व्यवस्था की कर लिया, सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था है। इसी में मुहर्रम भी का त्योहार है, तमाम त्योहार को लेकर के भी व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है और क्योंकि रक्षाबंधन भी ये सड़कें हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा चाक चौबंद है। और वहीं पर अगर लाभार्थियों की बात कर ली जाए तो लाभार्थियों के बीच चूंकि संतुष्ट आ रही है तो उनके भी चेहरे खिले हुए हैं। अगर वास्तव में अगर दूसरे उनके क्रियाकलाप की बात कर लिया, सोमवार को करीब 4 बजे के करीब कलेक्ट्रेट मुख्यालय परिसर में 3,46,31,000 रुपए की लागत से बने मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चेम्बर एवं तहसील के 4,54,24,000 रुपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता चेम्बर का लोकार्पण करेंगे। जी, वहीं प्रवीण, अगर बात करें गोरखपुर की, तो अब तक अगर इस योजना के अंतर्गत बात करें तो अब तक कितने लोगों को आवास मिल चुका है और आज अगर 5100 जरूरतमंदों को जिस तरीके से आवास देने की बात की जा रही है तो आज ये संख्या कहां तक पहुंच सकती है? देखिए प्रियंका, अगर हम आवास योजना के लाभार्थियों की बात कर लिया तो गोरखपुर 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, क्षेत्र में बटा हुआ और शहरी क्षेत्र में बटा हुआ है। अगर कुल लाभार्थियों की बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से ये संख्या जो है 10,000 से अधिक संख्या पहुंच चुकी है और इनके जो चेहरे हैं बहुत ही ज्यादा खिल चुके हैं। देखिए क्यों खिले भी क्यों ना, क्योंकि निश्चित रूप से जिसके आवास नहीं होते उसका दर्द वही जानता है। लेकिन बहुत सारी सरकारें आई गई लेकिन कोई भी इन लोगों को आवास नहीं दिला पाया। लेकिन आज जब इन लोगों के खाते में एक क्लिक के बाद जब प्रथम किस्त जाएगी तो निश्चित रूप से इनके चेहरे खिलेंगे और निश्चित रूप से इनके आवास की जो आस होगी वो पूरी हो सकेगी। वहीं प्रवीण जी, अगर बात करें जिस तरीके से यूपी में लगातार देखा गया है कि इस तरीके के वादे सरकार की ओर से हमेशा किए जाते हैं, तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लोगों को लाभ दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने जो वादा किया था वो अब पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए, वादों की जहां तक बात कर ली जाए तो मैंने अभी अभी कहा बहुत सारी सरकारें आई और चली गईं। लोग तमाम तरह के वादे करते रहे, चाहे वो बात रोड की कर ली जाए, चाहे लाइट की कर ली जाए, चिकित्सा व्यवस्था की कर ली जाए, आवास योजना की कर ली जाए, पेंशन की बात कर ली जाए, विधवा पेंशन की बात कर ली जाए। तमाम लोग, तमाम सरकारें, तमाम विधायक, तमाम मंत्री और सांसद आए, लोगों से वादे करे और बात करने के बाद और जो धरातल पे था वो कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और जब से केंद्र में मोदी जी कमान संभाले हैं, तो निश्चित रूप से हर जगह धरातल पे एक एक कार्य दिख रहा है। चाहे वो रोड लाइट की बात कर ली जाए, चिकित्सा व्यवस्था की बात कर ली जाए, आवास योजना की बात कर ली जाए। आज गिना चुना, मैं आपसे बता दूं कि आज कदाचित देखने को मिलता है। एक जमाना था जब घर घर बहुत कम ऐसे घर दिखाई देते थे जो पक्के और ईंटे के बने होते थे, लिंटर के मकान बने होते थे। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि जब खपड़ैल की मकान देखने को नहीं मिलती है, गांव में जाना पड़ता है। और गांव की भी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि गांव में भी ज्यादातर मकानें पक्की हो चुकी हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिसके मकान नहीं होंगे और उनकी जब आवास की आस पूरी होगी तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है प्रवीण त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हासिल होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हासिल है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के कपड़े उतारकर उनके साथ अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया। 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने सामाजिक अशांति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर सोमवार यानी कि 31 जुलाई को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में शाम 6:30 बजे दक्षिण मुंबई कोलाबा स्थित रेडियो क्लब से गेटवे ऑफ इंडिया तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। हाथों में काली पट्टी बांधकर कांग्रेसी ये कैंडल मार्च निकालेंगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि मणिपुर मामले को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध किया जा रहा है और अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी मणिपुर में जिस तरीके से ये 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरीके से उनके साथ अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया उसको लेकर अब कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने वाली है। आपको बता दें कि मुंबई में आज 6:30 बजे दक्षिण मुंबई कोलाबा स्थित रेडियो क्लब से गेटवे ऑफ इंडिया तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और हाथों में काली पट्टी बांधकर कांग्रेसी ये कैंडल मार्च निकालेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मणिपुर में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं मुंबई की बात करें तो आज कांग्रेस भी कैंडल मार्च करने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल आकांक्षा जी, देखिए मुंबई में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में मणिपुर में भी आदिवासी महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाओं और अकृत्य को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। खासकर सभी के मन में इस तरह की भावना है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, खासकर महिलाओं को जिसे हम मां के समान मानते हैं, पूछते हैं। ऐसे में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। उसको लेकर आज कांग्रेस द्वारा दक्षिण मुंबई की तरफ से रेलवे क्लब और गेटवे ऑफ इंडिया तक जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा, शांति मोर्चा निकाला जाएगा। और इस विषय को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं का ऐसा मानना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मणिपुर की सरकार इस मामले में गंभीर एक्शन नहीं लेती है तब तक इसी तरह का आंदोलन हम करते रहेंगे। खासकर आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा और लगातार कांग्रेस जो है अब इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में इस तरह का अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में कैंडल मार्च निकालेगी। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो लगातार पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है, तो जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन होने वाला है या जो कैंडल मार्च होगा, इसमें किस तरीके की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है? देखिए, केंद्र सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि आप जो है इस मुद्दे पर गंभीरता से एक्शन लीजिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोजाना संसद में बुलाया जा रहा है कि आप इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर अभी तक गंभीर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत एक्शन लेते मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में मणिपुर के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने सभी घटनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा देश का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में असंतोष छिपा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और तुरंत कार्रवाई करे। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो ये जो मणिपुर का मामला है इसको लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है, तो अभी की स्थिति की बात करें तो मणिपुर की कैसी स्थिति है, और जो जांच में खुलासे होने की बात की जा रही थी तो अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये मामला तब सामने आया जब 3 महिलाओं के साथ कुकृत्य किया गया और वे वायरल वीडियो जो है सामने आई। मामला 4 मई का है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 77 दिन तक इस पूरे मामले को दबाया गया। इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई। इसके बाद कल एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं लेती, कार्रवाई नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। इसको लेकर भी अब तक किसी तरह का कोई बयान जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि उनके तमाम मंत्रियों का बयान बार बार ये आ रहा है कि हम तुम चर्चा के लिए तैयार है, हम एक्शन लेंगे, लेकिन कब लेंगे? अब इस पे जनता असंतुष्ट है। यही वजह है कि कल एनसीपी ने भी बड़ी संख्या में मुख्य मोर्चा निकाला, कैंडल मार्च निकाला, काली पट्टी बांधकर जो है जाहिर निषेध किया। आज कांग्रेस जो कर रही है। ऐसे में लगातार अब देश में इस तरह की आवाज उठे कि लोग इसका विरोध करेंगे और केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार मणिपुर मामले में आप उचित कार्रवाई क्यों नहीं करें। वहीं सत्यप्रकाश, जिस तरीके से देखा गया कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर मणिपुर पहुंचा था इस मामले का पूरी तरीके से आकलन करने के लिए, वहीं अगर आज की बात करें तो आज जो कांग्रेस की ओर से ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं क्योंकि मुंबई अध्यक्ष का कार्यक्रम है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक सांसद शामिल होंगे। खासकर वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में मोर्चा निकाला जा रहा। माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है करीब 2 किलोमीटर लंबी कैंडल मार्च यात्रा निकालकर मणिपुर मामले में जाहिर निषेध करेंगे और एक संदेश देंगे कि किस तरह से हमारे देश में अराजकता फैली हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अन्यथा अब तक कोई कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंजाब सरकार ने रविवार को प्रदेश के स्कूल हेडमास्टरों को विशेष ट्रेनिंग के लिए आईआईएम अहमदाबाद के लिए रवाना किया है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने मोहाली में आयोजित प्रोग्राम में सभी 50 स्कूल हेडमास्टरों से मुलाकात की। उन्हें बधाई देते हुए अहमदाबाद जाने के लिए बस पर बिठाया। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रहे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार आगामी समय में पीटीआई, डीपीआई और योगा टीचर्स की भर्ती भी करेगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के लिए काम किया जा रहा है और स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने से पहले ही आर्थिक मदद सहित अन्य प्रकार से सहयोग दिया जाएगा। इससे खिलाड़ी पूर्ण रूप से अपने खेल पर ध्यान दे सकेंगे। साथ ही कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के लिए तत्पर है। स्कूल ऑफ एविडेंस में भी कई प्रकार की गतिविधियां शुरू करने की बात कह चुके हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे हैं। समय के साथ चलना होगा और शिक्षा और शिक्षण के तरीके बदल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है और अब स्कूल हेडमास्टरों को विशेष ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद के लिए भेजा गया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो पंजाब की आम आदमी पार्टी जब से सत्ता पे काबिज हुई है तब से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार कहते रहे हैं हम लोगों
की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। तो इसी को लेकर कई आयाम जो है पंजाब सरकार स्थापित करने जा रही है। तो बता दें कि सबसे पहले उन्होंने बोला था कि सेहत और शिक्षा को लेकर हम बिल्कुल वचनबद्ध है। तो इसी को लेकर शिक्षा क्षेत्र के अन्य क्रांतिकारी कदम जो है मुख्यमंत्री ने बीते दिनों बता दें कि एक 50 हेडमास्टरों का जत्था जो है अहमदाबाद के से विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए हेडमास्टरों के बैच को हरी झंडी देकर कहा कि पंजाब के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पंजाब के टीचर्स हेडमास्टर जो है अच्छे कॉलेजों से लेकर अच्छे विदेशों से लेकर जहां पर वहां पर सीख के जो आएंगे वो आगे बच्चों को सिखाएंगे। इसके अलावा भी 12,700 कच्चे अध्यापकों को पक्का जो है पंजाब की सरकार ने अभी किया है। तो इसके लिए विरोधियों को जो तंज कसते हुए कहा कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो, उनकी भी सख्त आलोचना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा खेल की बारे में भी बात करते हुए कहा कि राज्य की पहले जैसी शान बहाल करने के लिए नई खेल नीति हम लाए हैं। तो इसी को लेकर कई खेल नीतियों में नए नए जो काम खेल में दिखने को होंगे। तो इसके अलावा भ्रष्ट नेताओं का उन्होंने एक बात करी थी कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस हम हमारी सरकार जो है आगे लाएगी। तो इसी पर काम करते हुए भ्रष्ट नेताओं से हो चाहे पुलिस अधिकारियों से हो एक एक पैसा वसूल करने की वचनबद्धता दिखाई। पिछले दिनों बता दें कि कई अफसरों को रिश्वत के केस में बंद किया गया, कई नेताओं को के केस में बंद किया गया और कई मामले भी अभी तक जांच में आगे चल रहे हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में काफी क्रांति जो है उद्देश्य के मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। और हेडमास्टरों का जो पहला जत्था बता दें कि आकांक्षा ये पहला जत्था है हेडमास्टरों का और ये आगे भी निरंतर जाएगा। तो इसके अलावा हम बता दें कि इसका उद्देश्य जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के मान। तो इसी को लेकर पंजाब सरकार लगातार चाहे खेल नीति हो चाहे सेहत के स्कूल ऑफ एमिनेंस हो तो चाहे सेहत के लिए कई जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार लगातार लोगों के बीच में है और लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कांक्षा वहीं विजय अगर बात करें तो ये जो 50 लोग इसमें शामिल है जिनका ये जत्था रवाना किया गया है, तो ये ट्रेनिंग कब तक चलने वाली है? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि जो प्रिंसिपल्स का जत्था था उसको सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और उसके आने के बाद से अगर बात करें तो पंजाब की तो शिक्षा में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल कांक्षा बात करें तो पिछले दिनों पहले सिंगापुर जो तीसरा चौथा बैच था हालांकि वो पिछले दिन शाम को वापस आ चुका है और ये जो 50 हेडमास्टरों का जत्था अहमदाबाद में शिक्षा ग्रहण करना गया है जो पंजाब के सरकारी स्कूलों को के लिए बहुत अच्छा कहीं ना कहीं काम जो है। तो इसको लेकर ये 5 दिन का जो जत्था है वो अहमदाबाद के IIM में जो प्रशिक्षण लेगा उसके बाद पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं आगे शिक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि बच्चे हायर एजुकेशन में जाकर तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं तो मार ना खाए, तो अपना मनोबल बच्चों का बढ़ाने के लिए तो इसलिए पहले हेडमास्टरों का जो है मनोबल बढ़ना चाहिए। तो उसी को लेकर जो है पंजाब सरकार का ये 5 दिन का जत्था IIM अहमदाबाद में गया है। तो इसके अलावा भी बता दें मुख्यमंत्री साहब ने यही कहा है विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा पहली बात तो विरोधी पक्ष की तरफ से तर्कहीन और बेबुनियाद टिप्पणियां करने को लेकर लोगों को गुमराह करने की आलोचना भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हर बात पर लेकर कहीं ना कहीं विरोधी जो है लगातार सरकार पे तंज कसते हैं। वो लोगों का जो हम काम कर रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं, जबकि पिछली सरकारें जो थी लगातार वो अंत का जो साल होता था उस समय कुछ ना कुछ कार्य करते थे, वो भी कहीं ना कहीं बीच में लटक जाते थे। आकांक्षा ठीक है विजय वोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के पटियाला में घग्गर का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। घग्गर का जलस्तर 748 फीट से भी ऊपर हो गया है जो बीते कुछ दिनों से 744 फीट के करीब पहुंच गया था, जिससे एक बार फिर मोहाली के डेराबस्सी एरिया, संगरूर के खनौरी, पटियाला
और मानसा में बाढ़ की चिंता बढ़ने लगी है। अभी तक घग्गर की दरारों को भरा नहीं गया है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने से कई खेत पानी में डूब गए हैं। वहीं लुधियाना के 2 युवक सतलुज नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए और दोनों युवक फिरोजपुर के गजनीवाला गांव की तरफ से बहकर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। वो अब पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में हैं और बीएसएफ अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। फिलहाल बीएसएफ या पंजाब के किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में जिस तरीके से बारिश का दौर देखने को मिला, उसके बाद नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा। और पटियाला की बात करें तो पटियाला में घग्गर का जलस्तर एक बार अब फिर बढ़ने लगा है। घग्गर का जलस्तर 748 फीट से भी ऊपर हो गया है, जो बीते कुछ दिनों से 744 फीट के करीब पहुंच गया था। वहीं एक बार फिर से बाढ़ का खतरा पंजाब में बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि घग्गर की दरारों को अभी तक भरा नहीं गया है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने से कई खेत पूरी तरीके से अब पानी में डूब गए हैं और लगातार पंजाब में बाढ़ का खतरा बरकरार है। आपको बता दें कि पंजाब के 4 जिलों में बाढ़ का खतरा बताया गया है। वहीं बात करें तो मोहाली के डेराबस्सी एरिया, संगरूर के खनौरी, पटियाला और मानसा में बाढ़ की चिंता बढ़ने लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार जिस तरीके से पंजाब में बारिश हो रही थी, उसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पटियाला की बात करें तो पटियाला में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई खेत अब पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल आकाशा, बता दें कि लगातार पंजाब में बारिश हो रही थी। इसके चलते पहले तो पानी का जलस्तर पूरा बढ़ चुका था। अब अगर देखा जाए तो जरूर बाखा नंगल डैम में जो है पानी का जलस्तर जो है कुछ ही फीट जो है वो नीचे रह गया। वहां से पानी छोड़ा भी जा रहा है, जिसके चलते अगर सतलुज की बात की जाए तो सतलुज में पानी आ रहा है और रोपड़ के आगे के इलाके जो है वहां पर भी पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पानी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को घरों से बाहर निकाला हुआ है, पशुओं को जो है घर से बाहर निकाला हुआ है, सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। वहीं अगर घग्गर की बात करें तो घग्गर जो है वो पटियाला के आगे जाकर मार करता है। घग्गर में जो है वो भी पानी काफी जो है ज्यादा स्तर में आ रहा है। और पटियाला की बात करें तो पटियाला के पास जो है जो गाँव पड़ते हैं, जो घग्गर के आसपास है, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो पानी से भरे हुए हैं। लगातार पानी जो है बढ़ता जा रहा है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर घग्गर की बात करें तो घग्गर में तेज बहाव के कारण जो है पार पड़ रहा है, टूट रहा है साइडों में, इसके चलते खेतों में पानी जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है। हालांकि अगर उसमें कहीं ना टूटे तो कहीं ना कहीं सीधा जाता हुआ नजर आए। वहीं संदीप, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, तो बाढ़ का खतरा किन किन जिलों में है और सरकार की ओर से इससे बचाव के लिए क्या कुछ अहम प्रयास किए जा रहे हैं? आगे जाए तो पटियाला के आगे संगरूर आता है, मानसा आता है, तो सारी जगह पे मानसा में अगर देखा जाए तो अभी पानी है और एनडीआरएफ की टीमें जो है वहाँ पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जरूर बाढ़ का खतरा जो है संगरूर, मानसा या राजस्थान की बात है तो सब जगह जो पटियाला से आगे बढ़ते हैं वहाँ पर जो है इस बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और मोहाली की बात की जाए, डेराबस्सी की बात की जाए तो सब जगह अगर पानी पीछे से आता है तो मोहाली के जो डेराबस्सी है वहां पर भी कहीं ना कहीं पानी जो है चढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि नदी जब पानी वहां से छोड़ा जाता है तो घग्गर नदी से जो है साथ के साथ जो है जरूर निकलती हुई मोहाली के डेराबस्सी के साथ से निकलती है। तो डेराबस्सी में भी कहीं ना कहीं पानी जो है वो आने का खतरा जो है वो बना हुआ है। वहीं संदीप, अगर बात करें जिस तरीके से घग्गर नदी की जो दरारें हैं अभी तक उनको भरा नहीं जा पाया है, तो आगे आने वाले समय में कब तक लोगों को राहत मिल सकती है? क्योंकि लगातार इस तरीके की स्थिति को देखते हुए बाढ़ का खतरा है और लोगों में काफी चिंता देखने को मिल रही है। देखिए, अभी तक जो देखा जाए तो पानी की स्थिति जो है वो पूर्ण तौर से बनी हुई है। वो पानी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर सरकार की माने तो सरकार लगातार एनडीआरएफ की टीमें पहुंचा रही है, राहत सामग्री पहुंचा रही है। हालांकि लोगों की बात माने तो लोग खुद कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर नहीं पहुंच रही, और कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हमारे दोस्तों पूरी तरह से जो है लोगों को जो है साथ दिया जा रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात माने तो सरकार उनको नहीं दिख रही। जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है वो सेंटर की तरफ से आती है, वो पहुंची हुई है।
और राहत सामग्री जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है समाज सेवी संस्था वो देती हुई नजर आ रही है। लगातार यही बात जो है लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं और खुद अपने स्तर पर ही जो है लोग जो है दरारों को भरते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी तरफ से क्रेटें जो है वो लाई जा रही है, रेते की बोरियां भर जा रही है और दरारों को भरा जा रहा है। जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 31.71 करोड़ रुपए की राशि अंतरण करेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 80,72,30,00,000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। इस प्रकार से जुलाई महीने की राशि शामिल करने पर अब तक 112 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में अंतरित हो जाएगी। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए भी चिन्हांकित किया जा रहा है। जो युवा कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं उन्हें विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, आज सीएम भूपेश बेरोजगारी भत्ते की सौगात लोगों को देने वाले हैं, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए कांक्षा, छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के भविष्य के मद्देनजर रखते हुए नए नए रास्ते खोले हैं ताकि रोजगार मिल सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते आ रहे हैं और आज 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके साथ 21 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास से अंतरण करेंगे और लगातार युवाओं के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम कर रहे हैं और अब तक 80,72,30,00,000 रुपए की राशि इस योजना के माध्यम से युवाओं के खाते में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। वहीं अब तक 112 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में अंतरित हो जाएगी। आज अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस राशि को अंतरित करेंगे तो लगातार जिस तरीके से इन सबके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ता चालू किए ताकि पढ़ाई कर रहे और नौकरी की तैयारी में युवाओं को आर्थिक मदद मिल सके। तो प्रदेश में ऐसी युवा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके वजह से उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी हो या फिर अन्य खर्चे उठाने में काफी परेशानी पड़ती है। तो इस योजना के तहत इन्हीं राशि से अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं और यह योजना अनेक युवाओं के भविष्य को एक नया आयाम देने का आकांक्षा। वहीं टिकेश, अगर बात करें जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल इस तरीके के लाभ लोगों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका चुनाव में किस तरीके से असर देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार इससे पहले भी देखा गया कि सीएम विपक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि उन्होंने भी बेरोजगारी भत्ते के वादे किए थे लेकिन वो अपने कार्यकाल में उनको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और अपने प्रयासों में सफल हो रही है। देखिए लगातार छत्तीसगढ़ महीने में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार सभी पार्टी युवाओं को साधने में लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के साथ मुलाकात करते हैं, युवाओं के साथ संवाद करते हैं, युवाओं को टिकट देने की बात कहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं बल्कि पूरे नेतृत्व लगातार युवा शहरों को सामने ला रहा है। तो ऐसे में युवाओं को साधने के लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर भाजपा लगातार सभी राजनीतिक दल इसमें लगे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार उनका जो फोकस है युवा है और युवा चेहरों पर किस तरीके से मुस्कान बिखेरी जाए, युवाओं को कैसे साधी जाए, इसको लेकर है। क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में युवा चेहरे में कैसे मुस्कान आए, इस योजनाओं के तहत युवाओं को कैसे ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनको रोजगार मुहैया करा जाए। तो ऐसे में 2500 रुपए मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता युवाओं को अपने माता पिता पर निर्भरता कम हो रही है। इस योजना से कहीं ना कहीं युवाओं का ये कहना है कि उनके संघर्ष के दिनों का दर्द कुछ कम हो रहा है और जेब खर्च के कारण परिवार पर निर्भरता कम रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उनसे दूर कर रहे हैं। तो ऐसे में युवा है वो कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी के जो योजना है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जी आकांक्षा। वहीं टिकेश, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो लगभग कितने लोगों को इस योजना का अब तक लाभ मिल गया है और लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं इसको लेकर? तौर पर 1,16,000 से ज्यादा युवाओं के खाते में अब तक 80 करोड़ से भी ज्यादा राशि का अंतरण किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता मिलने से कहीं न कहीं युवाओं का ये कहना है कि माता पिता पत्थर की खदान में रोजी मजदूरी करते थे, वही मजदूरी कर मेरी शादी किए है। मैं कुछ युवाओं से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कई काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई में पैसा नहीं होने के कारण ये बाधा बन पा रही थी। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता मिलने से माँ खुश है और पढ़ाई में काफी सच्ची बात हो या फिर पैसे बचे उसका सामान खरीद लेना हो या आगे की पढ़ाई में खर्च करना, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता युवाओं के आगे भविष्य के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज युवाओं के लिए उनके पढ़ाई में हो या फिर आगे नौकरी में हो या फिर कोई स्टार्टअप करना हो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेरोजगारी भत्ता का जो सहायता है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए वरदान साबित हो। करीबन 80 करोड़ से भी ज्यादा की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक कर चुके हैं और तीसरी किस्त के रूप में 11,06,735 युवाओं को करीबन 21 करोड़ से भी अधिक राशि दिए जाएंगे। जी अर्पण। वहीं टिकेश, अगर बात करें जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को अब कौशल प्रशिक्षण के लिए भी चिन्हांकित किया जा रहा है, तो इससे किस तरीके का लाभ लोगों को मिलने वाला है? जी निश्चित तौर पर राज्य सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके तहत मशीन ऑपरेटर, टैक्सी ड्राइवर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में विभिन्न संस्थानों में 3,318 से भी अधिक युवक प्रशिक्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार प्रशिक्षण कार्य जा रहा है, तो कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भरता के साथ काम करें और स्वयं किसी संस्थान में काम करने के साथ साथ स्वयं का भी एक रोजगार स्थापित करें। तो ऐसे में कहीं न कहीं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता कहीं ना कहीं उनके लिए सहायक है और इस बेरोजगारी भत्ता के साथ जीवन यापन के साथ वो कहीं ना कहीं एक स्किल डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा अब नौकरी की तलाश न करके खुद नौकरी स्थापित करने की बात भी यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। आकांक्षा। ठीक है टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। आज उनका दूसरा दिन है और बीते रोज उन्होंने संगठन और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार और संगठन के कार्यों की समीक्षा की गई और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब जोरों पर हैं और बीजेपी ने इसी को लेकर कल एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की थी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से भाजपा ने पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में लगातार अब लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और कार्यक्रम कहीं ना कहीं लगातार तय किए जा रहे हैं। अगस्त माह में क्या कार्यक्रम रहने जा रहे हैं उसको लेकर के जो बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके द्वारा 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का रहा और इस दौरे में
कोर कमेटी की बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के उत्तराखंड के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस बैठक में 4 प्रस्ताव पे मोहर लगी है और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक यहाँ पर घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और मेरा देश मेरी माटी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जो सभी सांसद हैं वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रात्रि प्रवास करेंगे। SC ST यहाँ पर जो के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और सबसे बड़ी यहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर अमृत यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूरे देश के हर ब्लॉक से एक युवा और पूरे देश से बात की जाए तो करीब 7,500 युवा जो है दिल्ली में यहाँ पर जो कलश यात्रा के तहत जो शहीद परिवार के जो यहाँ पर जो आंगन होगा उसके घर की मिट्टी और जो तीर्थ स्थल की मिट्टी को लगा करके दिल्ली में यहाँ पर केंद्र की तरफ से जो यहाँ पर वाटिका बनाई जा रही है उसमें यहाँ पर सहभागिता करेंगे और पूरी तरीके से कहा जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर तमाम तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत 13 अगस्त से की जाएगी और लगातार यहाँ पर जो अटल यहाँ पर चौपाल का कार्यक्रम भी होना जा रहा है। लोगों के की राय यहाँ पर ली जाएगी और तरीके से लोगों के बीच में पहुंचने का कार्यक्रम किया जा रहा है। अगस्त माह के फिलहाल कार्यक्रम तय किए गए हैं, आगामी समय और कार्यक्रम होंगे और जो नए कार्य की रूपरेखा है उसको लेकर के बैठक की गई थी और उस बैठक में निर्णय निकाले गए हैं। तमाम तरह की यात्राएं होने जा रही हैं आगामी समय में और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं लोकसभा के मद्देनजर है, क्योंकि जनता के बीच में किस प्रकार का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम किए गए 9 साल में उससे जनता कितनी प्रभावित है और क्योंकि 5 लोकसभा सीट इसमें बीजेपी के पाले में है और वही प्रदर्शन अपना भाजपा उत्तराखंड के अंदर दोहराना चाहेगी, तो उसको लेकर के तमाम कार्यक्रम है और पूरे उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं अब लगातार कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार जारी बारिश, जगह जगह भूस्खलन के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 5 अगस्त तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिले में लगातार मौसम के खराब रहने और बारिश से हो रहे नुकसान के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में गत दिनों भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़कों और पुलों के अवरुद्ध हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।